वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा आज पाकिस्तान का हज स्पेशल, और यकीनन हज के बाद यानी जिस तरह हम सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हुए कुर्बानी का फरीजा अदा करते हैं, उससे रिलेटेड लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। एक तो गोश्तखोरी में यकीनन इजाफा हो जाता है जब आप कुर्बानी के जानवर का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, उससे रिलेटेड लोगों के सवाल होते हैं। आमतौर पर घरेलू खवातीन ये कंप्लेन करती नजर आती हैं कि ये गोश्त गलता नहीं है, इसमें से स्मेल नहीं जाती। कई घरों में आप ये भी देखेंगे कि कुर्बानी का जब गोश्त बनता है तो लोग कहते हैं वैसे तो हमें गोश्त बहुत पसंद है, लेकिन कुर्बानी का गोश्त हमसे खाया नहीं जाता, इसका रंग बदल जाता है। तो इस तरह के तमाम सवालात, और उससे पहले ये भी कि यकीनन जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि कुर्बानी के जानवर के साथ आपकी वो उनसियत, वो प्यार, वो मोहब्बत जरूर होनी चाहिए। अब हम पूरा साल जानवर को पालते तो नहीं है, वो जो चंद दिन हमारे यहाँ मेहमान होता है उसमें भी देखा जाता है कि उसके साथ हम बदसलूकी करते हैं, उसको खाने को चारा नहीं देते, या उसकी नमूद नुमाइश के लिए जब छोटे छोटे बच्चे उसको कान से खींचते हुए ले जाते हैं। और आजकल जैसे बारिशों का सीजन है, अक्सर जानवर की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो उनसे रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं, हम उसको तिब की नजर से और मॉडर्न साइंस की नजर से आपके सामने उनका हल तलाश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, ऑफकोर्स किसी तारों के मोहताज नहीं है। अक्सर आप इनको इस ऐसे मौजूआत पे बड़ी सहल किस्म की, बड़ी आसान किस्म की तजावीज देते हुए अपने तज्जिये से, अपनी मालूमात से देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया आगा साहब मौजूद होने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस डॉक्टर अरीज हारून, हु वी नो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑफ कोर्स एज अ डॉक्टर। तो जो इससे साइंस से रिलेटेड, आपके मॉडर्न साइंस के हवाले से भी हमें इन मौजूआत को उठाएंगे और इनसे भी उनका हल पूछेंगे। आगा साहब, सबसे पहले जानवर को जब खरीद के घर लाया जाता है, यकीनन छान पटक कर देखते हैं, हर साल की लोगों की प्रैक्टिस है, बड़े बुजुर्ग बच्चों को सिखाते हैं कि किन चीजों के बारे में पर्टिकुलर होना चाहिए। लेकिन आप और मैं जब ऑफलाइन बात कर रहे थे, आपने कहा कि इसकी कुछ मसनून दुआएं भी हैं, क्योंकि अल्लाह की अमान में आप उस एक खास नियत से उस जानवर को लेके आ रहे हैं। तो वो दुआएं क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन इंट्रो आपका, बहुत अच्छा इंट्रो। आपने वो जो बात की ना, बदसलूकी की, उस पर भी हम बात करेंगे। खाने पीने का ख्याल रखना है, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। दुआएं हैं बिल्कुल, चूंकि एक दो दिन रह गए हैं, कल या परसों में इंशाल्लाह ईद हो जाएगी। आज कई लोग खरीदारी कर रहे होंगे। जी, खरीदारी कर रहे हैं लोग, और मैं सब लोगों को पहले तो एडवांस ईद मुबारक कह लेता हूँ, और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जानवर खरीद के ले जाना चाहते हैं घर पर, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने घर पे जब जानवर लेके जा रहे हैं, वो बीमार भी पड़ सकता है, और उसको बारिश की वजह से भी कोई नुकसान हो सकता है, और उसको दूसरी भी तकलीफें होती हैं, किस्म किस्म की नजर बद भी लग जाती है ना, तो उस पर आफतें टूट पड़ती हैं। उन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या करें, जब भी जानवर खरीदने जाएं, उसके बाएं तरफ जाएं, आप लेफ्ट साइड पे जाके खड़े हो जाएं, और अपना दायां हाथ उसके बालों पे ऐसे रख के बालों को पकड़ लें, और बालों को पकड़ने के बाद आप सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद सूरह अलहम्द शरीफ पढ़ें एक बार, फिर उसके बाद सूरह तौहीद पढ़ें एक बार, फिर एक मर्तबा सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें, फिर सूरह हशर की 4 आखिर की आयतें पढ़ें, फिर उसके बाद सूरह बनी इसराइल की आखिरी की 2 आयतें पढ़ें, फिर 3 मर्तबा कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर, 3 मर्तबा अल्लाहु अकबर कहें, फिर आखिर में 1 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ें आप, और उसके बाद वो जानवर बिस्मिल्लाह करके आप अपने घर पे ले जाएं। चोरी होने से महफूज रहेगा, बीमार पड़ने से महफूज रहेगा, नजर बद से महफूज रहेगा, और आपको उसकी खिदमत का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि सिदरा ने बेहतरीन इंट्रो दिया है। ऊंट अगर आप अपने घर में लेके आ रहे हैं, खास तौर से ऊंट की बात करूंगा, 200 लीटर पानी पीता है एक वक्त में। आप अगर उसके आगे थोड़े से छोटे से बर्तन में पानी रख देंगे, ये उसके साथ जुल्म हो जाएगा, ज्यादती हो जाएगी। 200 लीटर पानी पीता है ऊंट एक वक्त में। ऊंट अगर आप लेके आ गए हैं, उसके पानी का ख्याल रखें, उसके चारे का ख्याल रखें, उसके चलाने फिराने का भी ख्याल रखें। उसको थोड़ा बहुत चलना फिरना भी है। आप गाय तो फिरा लेते हैं, लेकिन ऊंट नहीं फिराते हैं। तमाम जानवरों को बहुत एहतियात के साथ रखना है, क्योंकि वो आपने अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। उसकी फजीलत बहुत आला है। जानवर के एक एक बाल के बदले में आपको अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करेगा।
بے شک. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے سائنٹیفکلی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو ذبح جب کرتے ہیں تو یقیناً تکبیر بلند کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس کا جو بلڈ ڈرین ہونا ہوتا ہے. یہ سوال بڑا کامنلی آتا ہے عریج کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس میں اسمیل آ رہی ہے, اس کی رنگت زیادہ سیاہ مائل ہو جاتی ہے تو وہ اتنا خوشنما نہیں لگتا, لوگ اس کو کھانا پسند نہیں کرتے, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. تو ہم کیا ایسی احتیاط کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ قربانی کے بعد ایٹ لیسٹ اس گوشت کو 8 گھنٹے آپ نہ پکائیں اور اس کو ڈرین آؤٹ ہونے دیں. آپ اس بارے میں لوگوں کو کیسے گائیڈ کریں گے؟ اس لیے کراتے ہیں کیونکہ فریش بلڈ ہوتا ہے, رائٹ. تو اس کی وجہ سے اٹ ہیز ٹو ڈرین. جتنا ایجڈ میٹ ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے, اتنا مزے کا ہوتا ہے, اتنا اس میں اسمیل کم ہو جاتی ہے, لیکن ایجنگ کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. اچھا آپ تو ویسے یہ کہہ رہے ہو کہ لوگ کھانا نہیں پسند کرتے, ہمارے پاس تو آ جاتے ہیں اوور ایٹنگ کر کے میٹ کی. اتنا نہیں, کچھ خاص حساس طبیعت والی ہوتی ہے نا, جیسے خواتین ہیں, ینگ بچیاں ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ویسے تو ہمیں گوشت پسند ہے یہ نہیں کھایا جاتا. ہیک آتی ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اٹس فریش میٹ, اس کا بلڈ جتنا ڈرین ہوگا, کیونکہ بلڈ جو ہے وہ بیسیکلی فریش ہوتا ہے, اس میں بالکل بیکٹیریا کی گروتھ کا ایک آپ سوچ لیں کلچر ہم لوگ کرتے ہیں, بلڈ کلچر جو ہوتا ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ اس پہ رہنے دیں گے جتنا, تو وہ اتنی اسمیل اتنی گروتھ ہوگی, اس کو ڈرین آؤٹ ہونے دیں. اسی وجہ سے قربانی کا کانسیپٹ دیکھا ہم لوگوں کا تو اتنا اچھا ہے کہ حلال جانور جو اس کا بلڈ اسٹارٹنگ کا ڈرین ہی کرنا, دیٹ از امپورٹنٹ. ہم لوگ اگر سائنٹیفکلی اگر ہر چیز کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز رکھی اس کی بہت لاجک ہوتی ہے بالکل. اور آپ نے میٹ اتنا ہی اسٹور کرنا ہے جتنا آپ کھا سکیں, اتنا نہیں اسٹور کرنا کہ آپ بعد میں, ہمارے پاس تو خیر بہت آتے ہیں انڈائجیشن والے اوور ایٹنگ کر کے میٹ ایکسیس یوز کر کے, اور آئی ڈونٹ نو 1 سال تک میٹ کیسے چلاتے ہیں. اچھا آغا صاحب, ایک سوال جو لوگوں کا بہت آیا ہے کہ جس طرح رسمی طور پہ لوگ قربانی کے جانور کا گوشت اپنے محلے میں بانٹتے ہیں اور آتے ہوئے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی چھوٹے کا گوشت ہے یا بڑے کا گوشت ہے یا اونٹ کا گوشت, تو مختلف جانوروں کا آیا ہوا گوشت, یہ سوال آیا آپ کے لیے, کیا اس کو ملایا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر 3-4 بڑے جانور کا گوشت کسی نے آپ کے گھر پہنچایا ہے, کیا ان کو ملا کر ایک ہنڈیا پکا سکتے ہیں, یا آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ بالکل, میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کہیں سے بکرے کا گوشت آیا ہے تو اس کو الگ رکھا جائے, اس کا ذائقہ الگ ہے نا. اگر گائے کا یا بیل کا گوشت آیا اس کو ملا سکتے ہیں, اور اگر اونٹ کا گوشت آیا ہے اس کو تو بالکل ہی الگ رکھیں آپ, کیونکہ اس کا ذائقہ بالکل ہی الگ ہے. کچھ خواتین کہتی ہیں کہ یہ نمکین ہے تو ہم اس کو بعد میں پکائیں گے کسی اور ٹائم, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں ہیں. لیکن دیکھیے میں بات کرنا چاہوں گا ایک بہت ہی خاص. جی. اونٹ خریدنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اونٹ میں جو سیاہ رنگ کا اونٹ ہے وہ سستا بھی ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ذرا بدصورت ہے, یہ جانور بدصورت ہے, ہمیں پسند نہیں آ رہا. لال رنگ کا اونٹ لے لیتے ہیں اور سفید رنگ کا اونٹ لے لیتے ہیں. لیکن میں ایک بڑے پتے کی بات آپ کو بتاؤں, اگر آپ روایات اور حدیثوں میں جا کے پڑھیں گے, سیاہ رنگت کا جو اونٹ ہے اس کی عمر طویل ہوتی ہے, وہ بہت مشکل سے بیمار پڑتا ہے, اس کی امیونٹی پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, بہت طاقتور ہوتا ہے. اگر آپ سیاہ رنگت کا اونٹ لیں گے تو آپ اپنے گھر پہ آن کے بے فکر ہو کے باندھ دیں, وہ بہت کم بیمار پڑے گا. لال اونٹ کے لیے ہے وہ جلدی بیمار پڑتا ہے, وہ تھوڑا نازک طبیعت کا ہوتا ہے, نازک مزاج ہوتا ہے ذرا. اور جو وائٹ والا اونٹ ہوتا ہے وہ بھی ذرا نازک مزاج ہوتا ہے. لیکن جو بلیک والا اونٹ ہوتا ہے اس کو خریدنے میں آپ کو فائدہ ہے. اونٹ کے بہت سارے فائدے ہیں. اونٹ کے گوشت میں کولیسٹرول نہیں ہوتا, اونٹ کے دودھ میں فیٹ نہیں ہوتا. اونٹ کا دودھ پینے سے اگر آپ کی پنڈلیوں پہ ورم ہے یا پیروں کے پنجوں پہ ورم ہے وہ ورم دور ہو جایا کرتا ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے آپ کا ہاضمہ درست ہوتا ہے, آپ کے چہرے کی رنگت کھل جاتی ہے, آپ کو کولیسٹرول کا ایشو نہیں آتا. اونٹ کا دودھ پینے سے, اونٹنی کا دودھ پینے سے جن لوگوں کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں, استسقا ہو جاتا ہے, ان کا یہ مسئلہ بھی اسی سے دور ہو سکتا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے اشارہ دیا گیسٹرو انٹسٹائن کے جو پرابلمز, آپ بھی جس طرح حوالہ دے رہی تھی عریج, بہت سارے لوگ اوور ایٹنگ کر جاتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس گوشت کی اگر جو ہیک ہے جس طرح بھی ہم ذکر کر رہے تھے اس کو کم کرنے کے لیے اس کو زیادہ مسالوں میں پکایا جاتا ہے, تو وہ اسپائسی بھی بہت ہوتا ہے. اوور ایٹنگ کی وجہ سے, کبھی انڈر کوکنگ کی وجہ سے, یا میٹ
मीट का टेम्परेचर मैनेज ना करने की वजह से उसमें बैक्टीरिया आ जाए तो लोग बदहजमी का शिकार हो जाते हैं. इसके हवाले से क्या टिप्स देंगे इसके लोगों को? पहले मैं थोड़ा सा वो आप मीट मिक्सिंग का जो गए थे मैं उसका क्लियर कर दूं. उसकी रीजन ये कि आप जितनी भी टाइप्स की मीट होती है ना, हर एक की प्रोटीन स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसका कुकिंग टाइम डिफरेंट हो जाता है. अगर आप छोटे का और बड़े का गोश्त मिला रहे हैं तो मटन तो जल्दी बन जाएगा, बीफ जो है वो कुकड नहीं, मेरी मुराद पता है अरीज इस सवाल से ये थी कि आमतौर पे जब हम अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए गोश्त खरीदने चाहते हैं तो हमने रिब्स ले ली और हमने कहा कि इसको चॉप कर दें, या एक पीस लिया हमने कहा कीमा बना दें, तो वो अमूमन एक ही जानवर का होगा. लेकिन अगर 2-3 मुख्तलिफ गोट्स हैं और आपके पास मटन आया हुआ है, क्या उनको मिलाना सही है? वो आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ममानियत नहीं. टाइप ऑफ मीट एक होनी चाहिए. टाइप ऑफ मीट एक होनी चाहिए. ऑफ कोर्स मटन को बीफ में और बीफ को लैम्ब में ना मिलाएं वरना कुछ और बन जाएगा आपके पास, और वो उसको शेपर्ड पाई की तरह की आप कोई चीज बना सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हों. लेकिन अगर मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त आपके पास पहुंचता है जो कि एक ही किस्म के हैं तो उनको मिलाया जा सकता है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे. जिस तरह कहा जाता है कि उसको पकाने से पहले थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए. मुख्तलिफ और टिप्स भी हैं. अगर आप उस गोश्त को दही लगाकर धोते हैं तो उसकी स्मेल कम आती है, और वैसे भी ये टिप दिया जाता है. इसके अलावा पपीते का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, अदरक लहसुन किस तरह लगाकर मैरिनेट करना चाहिए, इस पर बात करेंगे. और कितना गोश्त आपके फ्रीजर तय में कब तक आप स्टोर कर सकते हैं, इस पर भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. बात की जा रही है कुर्बानी के जानवर और कुर्बानी के गोश्त के इस्तेमाल की. तो यकीनन सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा हमारे पास आता है कि ये गोश्त गलता नहीं है. आप इस वक्त मार्केट में जाएंगे, आपको तरह तरह के टेंडराइजिंग पाउडर्स मिलेंगे. पपीता अगर आप लेना चाहते हैं, कच्चा पपीता आपको नहीं मिल रहा. अदरक लहसुन और मुख्तलिफ कचरी का इस्तेमाल किया जाता है इस गोश्त को गलाने के लिए. इसमें से सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन सा है और किसके मुज़र सेहत असरात हो सकते हैं, ये हम जानते हैं. अगर साहब, आप यूजुअली लोगों को केमिकल्स इस्तेमाल करने से मना करते हैं. जो भी टेंडराइजर है उसमें तो केमिकल होगा, तो क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, कोई लोकल रेमेडी हमारे पास क्या है? बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि केमिकल्स खानों में इस्तेमाल करने से इज्तनाब बरतना चाहिए, और पपीते की जगह कोई दूसरा ऑप्शन भी कहीं ना कहीं मिल जाता है, उसको भी इस्तेमाल करें. गरम मसालों से बचें. गरम मसाले चूंकि हमारे मैदे को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और गोश्त की जो ज्यादती है, हमेशा याद रखिए, गोश्त मैदे में एसिडिटी पैदा करता है, तेजाबियत पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको दीगर तमाम बीमारियां, अगर शुगर का मरीज है उसको शुगर बहुत परेशान करेगी, अगर ब्लड प्रेशर, हार्ट का मरीज है उसको हार्ट की प्रॉब्लम बहुत परेशान करेगी. ज्यादातर जो हार्ट अटैक आते हैं वो बकरीद के सीजन में ही आते हैं. बिल्कुल, है ना. आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, आपका तरीका जो है इस्तेमाल करने का वो बड़ा इस पे डिपेंड करता है. अरीज, आप क्या कहेंगी, गोश्त गलाने के लिए क्या तरीके अपनाएं, पपीता ना हो, टेंडराइजर इस्तेमाल करें, नहीं करें? देखिए, मीट एक तो अगर अच्छे कट्स होंगे ना, सही भरना होगा, तो उसकी जितना आप अलॉन्ग द फाइबर्स कट करेंगे उतना अच्छा मीट जल्दी कुक हो जाएगा. सही. वो टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि हम लोग जब ये लोग आजकल जब कुर्बानी कसाई भी बड़ी जल्दी में होता है, तो वो अजीब किस्म की शेप्स में होता है. जितना एक साइज का, एक शेप का मीट होगा वो अच्छा गलेगा. टेंडराइजर नहीं, लेकिन कचरी क्योंकि इसे नेचुरल प्लांट होता है, उसको क्रश करके आप यूज कर सकते हैं. पपीता यूज कर सकते हैं. अच्छा, और स्टीम जितनी अच्छी आप प्रेशर क्रिएट करेंगे ना, उतना अच्छा मीट सॉफ्ट रहेगा. अच्छा अरीज, एक कॉलर भी हैं, आइए उनका सवाल भी सुन लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, वालेकुम सलाम. सिद्रा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक. कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सिद्रा, मैं उमर बात कर रहा हूँ कराची से. जी उमर, क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कुर्बानी के दिन जो है, जाहिर सी बात है, जब हम गोश्त सब करते हैं तो उसके बाद जो है, जब हम हिस्से वगैरह तकसीम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो शॉपर जो होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक बैग्स को. तो उसमें जो है हम गोश्त को आगे लोगों को डिलीवर कर रहे होते हैं, और फिर उसमें जो है लोग उसको उसी को उसमें फ्रीज कर देते हैं. तो प्लास्टिक बैग्स के अंदर जो है गोश्त को हम सेव करते हैं, तो वो कितना नुकसानदेह हो सकता है, या उसके कोई नुकसान है या नहीं? बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है. जिस तरह के हम कार्बन फुटप्रिंट की भी बात करते हैं, सबसे ज्यादा वेस्टेज इसकी वजह से होती है, क्योंकि गोश्त को डिलीवर करने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें. अरीज, क्या कहेंगी? टेम्परेचर्स आर हाई, ह्यूमिडिटी भी है, क्या प्लास्टिक के बर्तन या थैलियों का इस्तेमाल करना गोश्त को रखने के लिए सही है? प्लास्टिक तो आपको पता है सिद्रा, वैसे ही आजकल अब तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में ऑब्सलीट होती जा रही है. जी. तो पेपर बैग्स
पेपर प्लेट्स का आप यूज कर सकते हो, या आप अपने किसी बर्तन में डाल के उसको कवर करके भिजवा दें, बर्तन वापस मंगवा लें। एंड जब भी मीट को फ्रीज करना हो ना, तो स्मॉल पोर्शंस में उसका पूरी ब्लड ड्रेन हुआ हो प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो आजकल जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जिपलॉक बैग्स आ रहे हैं उसमें करें, या आप किसी बर्तन में इस तरीके से करें जो बॉक्स में, ताकि उसके ऊपर फ्रीजर बर्न्स ना आए। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल जो खवातीन का होता है, वैसे भी आमतौर पर जब वो गोश्त परचेज करके लाती हैं, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि जैसा गोश्त आया है उसको उसी तरह फ्रीज कर दिया जाए, जब पकाएंगे तब डीफ्रॉस्ट करके धो लेंगे। तो पहले कच्चे गोश्त को पानी लगाएं और फिर फ्रीज करें, या उस वक्त? देखिए, ब्लड ड्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली हमारे, क्योंकि बिजली की बहुत फ्लक्चुएशन होती है, कभी डीप फ्रीजर बंद हो जाता है, कभी लाइट पूरी आ जाती है, वोल्टेज कम ज्यादा होता है। जितना ब्लड होगा वही बात आ जाती है सोर्स किधर से, बैक्टीरिया की ब्लड में, टेम्परेचर डाउन हुआ वहाँ पे जर्म्स ग्रो करेंगे। और जो फ्रीजर बर्न्स आते हैं बेसिकली, जो एक वो बर्फ की लेयर जमती है ना, वो तभी आती है जब हम लोगों का वोल्टेज फ्रीजर का खराब हो रहा होता है। तो ये, और वो फिर क्या होता है कि उसमें जब आप खाएंगे पकाएंगे, ऑफ कोर्स जर्म्स काफी सारे मर भी जाते हैं, बट इट्स अनहाइजीनिक, फिर डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास आ जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का जैसे आपने जिक्र किया आगा साहब, ये सीजन वाकई ऐसा है जिसमें कोलेस्ट्रॉल हाई भी होता है, लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो क्या मशवरा देंगे अगर इनकी लिंगरिंग ये प्रॉब्लम्स हैं, लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है, हार्ट की कोई अगर बैकग्राउंड में हिस्ट्री रह चुकी है, और कुर्बानी का गोश्त खाने के, उसको नोश फरमाने के भी शौकीन है, तो आपका क्या मशवरा होगा उनके लिए? मेरा मशवरा सिदरा यही है कि गोश्त बड़ी एहतियात से खाया जाए, और एहतियात के साथ कुर्बानी के बाद उसके गोश्त को तकसीम किया जाए। देखिए, दोनों तरफ बिगाड़ है। जो लोग आपसे गोश्त ले रहे हैं उनके साथ भी मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे मैं अर्ज करना चाहूंगा, जो गुरबा मसाकीन हैं, मैंने देखा है कि वो बहुत सारा गोश्त लेते हैं, स्टोर करते हैं, और जाके शाम को रेस्टोरेंट के पास जाके बेच के आ जाते हैं। ये गलत है, ये जुल्म है, ये असराफ है, या आप माशरे के साथ जुल्म कर रहे हैं। आप बहुत सारा स्टोर करते हैं गोश्त, जाके वहां पे बेच के आते हैं, फिर वो उसको स्टोर करते हैं, फिर वो 6 महीने के बाद वो तिक्के बोटी सब पूरा शहर खा रहा होता है। आगा साहब, इस बात को मजीद आगे लेके चलते हैं। अगर आप इन कचरा चुनने वाली जो फैमिलीज हैं, जो बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेटली आप उनको नोटिस करें, ये कचरा कुंडी से अलाइशें और चर्बी भी इकट्ठी कर रहे होते हैं, जिसके बाद में पता चला है कि इनसे साबुन, इनसे घी और मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती है। ये जायज है? नहीं, ये तो बिल्कुल नाजायज है, गलत है। अच्छा, दूसरी चीज, जो घर में जो मेजबान हैं, जो साहिबे खाना हैं, वो क्या करते हैं, वो मैंने देखा है, माजरत के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस बकरीद में जानवर कटा, और अगली बकरीद के 2 दिन पहले इस बकरीद के जानवर का गोश्त एंड हो जाता है। 1 साल तक रखना, ये रखा भी जा सकता है 1 साल तक? रख सकते हैं, अगर आप बिलो जीरो स्टोर करें तो इट कैन गो, बट आइडियल इज 4 मंथ से ज्यादा स्टोर नहीं करना, 4 महीने से ज्यादा ना करें। आइडियल। अगर आप कीमा वगैरह बना रहे तो मजीद कम उसकी ड्यूरेशन। सही। आगा साहब, ये जो आजकल हर जगह हम पोस्टर्स देख रहे हैं और मुख्तलिफ आपके लिए ऑफर्स मौजूद हैं कि गोश्त आपका, जायका हमारा, कि यानी जो आपका कुर्बानी का जानवर है उसका पीस लाइए, उसका हम हंटर बीफ बना देंगे, उसको बारबेक्यू के लिए भी तैयार कर देंगे, फिर आप बस घर लेके जाइए और मसालों के साथ उसको भून लीजिए। ये करना सही है या ये मुज़र सेहत हो सकता है? बिल्कुल मुज़र सेहत हो सकता है, क्योंकि जो एहतियात आप करेंगे अपने खाने के लिए वो दूसरे नहीं कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा एहतियात के साथ अपने घर में, आप अपने घर में अगर छत है वहां जाके तिक्के अरेंज करें, तिक्के बनाएं, उसको फ्राई करें, या अपने घर में जो भी एहतियात आप कर सकते हैं। किचन में मैंने देखा है कि जो डस्टबिन होता है, कूड़ेदान जिसे हम उर्दू में कहते हैं, वो फुल भरा हुआ होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, मेरे मौला ने फरमाया, मगरिब होने से पहले आप अपने घर से कूड़ेदान को बाहर निकाल दें, क्योंकि उस पे शैतान आ जाएगा। शैतान के क्या मायने, यानी कि उस पे वायरस, बैक्टीरिया, जरासीम उस पे आ जाएगा, वो उड़ेगा, आपको नजर नहीं आएगा, आपकी ग़िज़ा के ऊपर जाके बैठेगा, उस ग़िज़ा के जरिए से आपके पेट में जाएगा और आपको बीमारियां लाहक होंगी। बिल्कुल। और ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट किया, क्योंकि आमतौर पे जो वेस्ट और गार्बेज कलेक्ट करने वाले होते हैं वो सुबह सुबह आते हैं, तो पूरी रात वो कूड़ेदान आपके ही किचन में, आपके कमरे में, आपके घर में पड़ा सड़ता रहता है ना, आप उसको बाहर
نکالتے ہیں اور صبح کا انتظار کرتے ہیں. تو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. عریج, یہاں پہ جو سوال کیا جا رہا تھا کھانے پینے کو لے کر اور جو احتیاطی تدابیر کرنی ہے, اگر ہم کہیں کہ باہر کے ذائقے ہم نہیں استعمال کرنا چاہتے, گھر میں بنانا چاہتے ہیں, کیا ہر چیز گھر میں بنائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ باہر میں آپ جو ہے نا وہی بات ہے, بیلنس کی بات آ جاتی ہے. آپ باہر سے کتنا کھائیں گے اور گھر میں کتنا. گھر کے اپنا ایک ہوتا ہے, آپ اپنی مرضی کے مسالے, آپ کو پتا ہے آپ نمک مرچی ہلدی یوز کر رہے ہو, وہ صاف ستھری ہے, کوکنگ اسپیس آپ کا صاف ہے. باہر آپ کو یہ نہیں پتا کیسے کسی نے ہاتھ دھوئے کہ نہیں. اچھا, آرگنز کے بارے میں بھی بات کریں گے. کلیجی کھانا, پھیپڑے کھانا اور یہ جو مختلف اور چیزیں ہوتی ہیں جو مزے مزے کی لوگ کہتے ہیں کہ کٹا کٹ بنا لو, برین کھانا, کیا آپ یہ ریکمینڈ کرتی ہیں ایز اے نیوٹریشنسٹ؟ اور واقعی جو اس کے فوائد بتائے جاتے ہیں کہ مغز کھا لیا تو دماغ اپنا بھی تیز ہو جائے گا, یہ سچ ہے یا نہیں؟ آپ ایک چیز دیکھو, جتنی آرگن میٹس ہے نا دیر ہائی ان سالٹ کنٹینٹ, ٹھیک ہے. تو جن کا جو ہائپرٹینسو پیشنٹس ہیں ان کو تو ہم کہتے ہی نہیں کہ کھائیں. ہاں, اگر کوئی بہت انیمک ہے سیویئرلی, جس کا بی پی بھی لو جا رہا ہے, تو وہ کھا سکتے ہیں لوگ. لیکن اگر کوئی بھی کارڈک ایشو ہے, کوئی بلڈ پریشر کا ہے, تو اس کو نہیں کھانے کے لیے ہم ایڈوائز ہی نہیں کرتے. سیم گوز ود آل دا آرگن میٹس, ٹھیک ہے. اور برین اٹ سیلف اتنا ہائیلی فیٹ کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے اندر. ویری کوئکلی, اگر آغا صاحب آپ اس میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں کہ مختلف جو اعضاء ہیں وہ کھائے جا سکتے, اس کے فوائد ہیں؟ مکروہات ہیں. مکروہات ہیں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکروہات ہیں. مطلب مکرو کا مطلب ہوتا ہے آپ نہ کھائیں تو اچھا ہے, ورنہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. صحیح. اور کوشش کریں کچن میں جب بھی, میری بہنیں, میری مائیں, میری بیٹیاں جب بھی کچن میں کھڑے ہو کے کھانا بنائیں, ہمیشہ چاہے بقرعید ہو چاہے کوئی سا بھی سیزن ہو, وضو کر کے کھانا بنائیں گے تو وہ کھانا آپ کو تکلیف نہیں دے گا, بیماریوں میں مبتلا نہیں کرے گا. زبردست ایڈیشن. اور یہ میرے خیال میں صرف آج کے لیے نہیں, صرف عید الاضحیٰ کے لیے نہیں, بلکہ یہ پورے سال کے لیے ایڈوائس ہے. بہت بہت شکریہ آغا صاحب یہاں موجود ہونے کے لیے. ڈاکٹر عریج ہارون بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. یہ ضروری ٹپس ہیں, ان کا دھیان رکھیں گے تو ایک صحت مند آپ کی زندگی بھی ہوگی اور عید بھی آپ کی بہت ہی خوبصورتی سے گزرے گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہوں گے, ذرا ان سے گفتگو کرتے ہیں مناسک حج پہ اور مختلف پہلوؤں پہ. ہمارے ساتھ رہیے.